नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल JCD क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम अलंकार का टॉपिक लेकर आए हैं। अलंकार में आज हम यमक अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे। यमक अलंकार के बारे में विधिवत जानेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है, उदाहरण क्या है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। और दोस्तों, आपको एक चीज़ और बता दें कि हिंदी से संबंधित आपको जो भी मोस्ट क्वेश्चन चाहिए तो वो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। तो हिंदी ग्रामर के लिए आप कहीं भी मत जाइए, हमारे चैनल पर उपलब्ध है। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और हिंदी व्याकरण के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर सभी वीडियो उपलब्ध हैं जो 9 से लेके 12 तक के बहुत ही अच्छे व्याकरण हैं जो आपके परीक्षा में आने वाले हैं। तो यदि आप उनको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके कभी भी नंबर नहीं छूटेंगे, व्याकरण से कभी नंबर नहीं कटेंगे। ठीक दोस्तों, तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको समय समय पर वो वीडियो उपलब्ध हो पाए। ठीक दोस्तों, तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार की परिभाषा जानेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है। तो यमक अलंकार में क्या है, जब कथन में एक ही शब्द बार बार आए। जब कथन में एक ही शब्द क्या है, एक ही शब्द बार बार आए। शब्द यानी कोई भी ले लेते हैं, शब्द जैसे विकास है तो विकास क्या है कि एक शब्द है। ठीक दोस्तों, विकास क्या है, एक शब्द है। तो एक ही शब्द बार बार आए, तो जैसे विकास विकास 2 बार आए यानी विकास शब्द बार बार आए। ठीक, और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। यानी वो जो शब्द आया है उसका अर्थ हर बार अलग अलग निकले, यानी उस शब्द का अर्थ अलग अलग निकले तो वह यमक अलंकार कहलाता है। यानी जब कथन में एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ क्या हो, अलग अलग हो। एक ही शब्द बार बार आए, शब्द एक ही जैसे हो लेकिन उसका अर्थ अलग अलग निकले तो वहाँ क्या होता है, यमक अलंकार होता है। ठीक दोस्तों, क्या होता है वहाँ, यमक अलंकार होता है। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे तो और ही स्पष्ट हो जाएगा कि उदाहरण में क्या कह रहा है, तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं उदाहरण क्या है। पहला उदाहरण है, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। यहाँ पास मन का अलग अलग है, मन का फेर। तो यहाँ पास क्या है, माला फेरते हुए जुग गया लेकिन मन का फेर नहीं गया, यानी हृदय का फेर नहीं गया। ठीक दोस्तों, करका मन का डार की। यहाँ पास करका का अर्थ है दोस्तों हाथ, करका का अर्थ है हाथ, और मन का यानी मोती क्या होता है, मन का यानी यहाँ पास मन का अर्थ है मोती यानी माला। ठीक, डार के मन का फेर, यानी यहाँ पास मन का अर्थ हो गया हृदय, यानी हृदय से इसका फेर नहीं गया, यानी हृदय से इसका मतलब वो नहीं जाता है। तो यानी यहाँ पास अलग अलग है अर्थ। एक मन का अर्थ है किससे, मोती से, और दूसरे मन का अर्थ है किससे है दोस्तों, हृदय से है, यानी आत्मा से है, अंदर की आत्मा से है। तो माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। तो यहाँ पास शब्द तो एक ही दिया गया है लेकिन अर्थ अलग अलग है, तो यहाँ पास क्या होगा, यमक अलंकार होगा। ठीक दोस्तों, और एक और उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखिए दोस्तों, ये रहा दूसरा उदाहरण, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयं विदे विदे विसेखी। तो यहाँ पास विदे विदे 2 बार आया लेकिन इसका अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक दोस्तों, तो इसको आप उदाहरण बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए कि मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयं विदे विदे विसेखी। और पहला क्या उदाहरण था, माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। तो ये 2 उदाहरण बहुत ही अच्छा है, तो आप इसको याद कर लीजिए, बहुत ही जल्द याद हो जाएगा ये।
श्लेष अलंकार टॉपिक की ओर चलते हैं। श्लेष अलंकार है क्या? तो श्लेष का अर्थ होता है दोस्तों चिपकना। क्या होता है? श्लेष यानी चिपकना। कोई भी शब्द है दोस्तों, तो उस पर वो शब्द है तो उस शब्द में एक से अधिक अर्थ निकलना। यानी कोई शब्द है तो उस शब्द का एक से अधिक अर्थ निकलना, यानी एक ही शब्द में कई अर्थ छुपे रहना श्लेष कहलाता है। यानी वो उस क्या कहलाता है? श्लेष अलंकार कहलाता है। यानी इसकी परिभाषा क्या है? जहाँ एक शब्द की एक से अधिक अर्थ निकले वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यानी जिस कथन में एक से अधिक अर्थ निकले, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो इसको हम उदाहरण की दृष्टि से देखेंगे तो और ही बहुत जल्दी समझ में आ पाएगा कि कहलाता क्या है। चिरजीवी जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, को घाटी के वृष भानुजा वे हलधर के वीर। तो दोस्तों यहाँ पास वृष भानुजा और हलधर के एक से अधिक शब्द अर्थ निकले हैं। तो वृष भानुज का अर्थ होता है दोस्तों, वृष भानुज का अर्थ है राधिका से, यानी वृष भानुज की पुत्री अर्थात राधिका। किससे है? राधिका से। और वृषभ का अर्थ होता है दोस्तों गाय। किससे है? गाय से है। वृषभ का अर्थ है गाय। ठीक। और यहाँ पास हलधर यानी कृष्ण के भाई बलराम। और एक ठू इसका अर्थ और होता है हल को धारण करने वाला। हलधर यानी हल को धारण करने वाला बैल। ठीक दोस्तों, यहाँ पास हलधर के दो अर्थ निकल रहे हैं, हल को धारण करने वाला बैल और कृष्ण के भाई बलराम से। ठीक। और वृष भानु की अर्थ है राधिका से, और वृषभ का अर्थ है गाय से। ठीक दोस्तों, तो इसके एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए इसमें श्लेष अलंकार होगा। क्या है उदाहरण? चिरजीवी जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर, को घाटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। ठीक दोस्तों, और दूसरा उदाहरण है अपना रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। तो दोस्तों पानी का अर्थ है चमक, प्रतिष्ठा और जल से है। किसका है? पानी का अर्थ चमक, प्रतिष्ठा और जल से है। तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। ठीक दोस्तों, यह रहा श्लेष अलंकार का उदाहरण। बहुत ही प्यारा सा उदाहरण है दोस्तों, आपको एक ही बार में याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये रहीम जी की दोहा है, इसको आप कई बार पढ़े होंगे। ठीक दोस्तों, तो आशा करता हूँ बहुत ही सरल है। यदि और उदाहरण आपको चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि हम आपके लिए श्लेष अलंकार के कई उदाहरण लाए, सरल से सरल लाएं दोस्तों। वैसे मैंने ये बहुत ही सरल ढूंढा है आपके लिए, और यदि आपको याद नहीं हो रहा तो दूसरा उदाहरण भी लेकर आएंगे। तो कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। दोस्तों ये परीक्षा में कई बार आ चुका है और आने की संभावना है। 9 से 12 तक के बच्चे सभी पढ़ लें इसको। तो परिभाषा क्या है? जहाँ कोई शब्द 2 बार आता है, जहाँ कोई शब्द 2 बार आता है वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। यानी यहाँ पास कहने क्या मतलब, जहाँ कोई शब्द 2 बार आता है, यानी किसी पंक्ति में 2 बार शब्द आए। किसी पंक्ति में जब हम कविता लिखते हैं तो उसमें कोई भी शब्द 2 बार आए तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। शब्द यानी राम दोस्तों, एक राम क्या है? शब्द है। राम क्या है? शब्द है। जैसे अलंकार क्या है? एक दोस्तों शब्द है। यानी जैसे अलंकार है तो ये अलंकार कोई भी पंक्ति है तो वहाँ पास 2 बार आए तो वहाँ क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार उस पंक्ति में, उस कविता में। ठीक दोस्तों, तो इसी प्रकार हमारा एक उदाहरण है। उदाहरण क्या है देखते हैं कि बार बार आती मुझको मधुर याद बचपन तेरी,
दोस्तों यह पंक्ति सुभद्रा कुमारी चौहान जी के कविता से लिया गया है। तो इसमें क्या है दोस्तों, बार बार आती मुझको मधुर याद बचपन तेरी। और ये जो बार शब्द है दोस्तों, ये 2 बार आया है, 1 2। ठीक दोस्तों, बार शब्द 2 बार आया है। तो यहाँ पास पंक्ति में ये परिभाषा में क्या कहा गया था, जहाँ कोई शब्द 2 बार आए, 2 बार आता है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो यहाँ पास बार बार 2 बार शब्द आया है, तो बार 1 बार, ये दूसरा, तो यानी बार बार शब्द 2 बार आया है। तो यहाँ पास क्या होगा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। क्या होगा दोस्तों, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा इस अलंकार में। और यदि और उदाहरण चाहिए दोस्तों तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम अगला उदाहरण भी आपके पास लेकर आएंगे। बहुत सारे इसके उदाहरण हैं, लेकिन ये बहुत ही सरल भाषा में उदाहरण था जो कि आपको जल्दी याद हो जाएगा, इसलिए मैं आपके लिए ये उदाहरण चॉइस करके लाया हूँ। ठीक दोस्तों, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों। परिभाषा देखते हैं कि परिभाषा है क्या। तो परिभाषा है, जिस काव्य रचना में या पंक्ति में एक ही वर्ण की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी जिस काव्य रचना में एक ही वर्ण की 2 या 2 से अधिक आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार हो। यानी वर्ण क्या कहलाता है दोस्तों, जैसे अनुप्रास में आ एक वर्ण है और सा एक वर्ण है, कोई भी मतलब आ बा सा का कुछ भी ले लेते हैं तो वह स्वर, और वे स्वर पूरे क्या कहलाते हैं दोस्तों, स्वर हैं, वर्ण हैं, व्यंजन भी वर्ण हैं। यानी एक अक्षर का क्या कहलाता है, वर्ण है। यानी यहाँ पास वर्ण में वह क्या है, वर्ण ही है। एक में ये क्या है, वर्ण है। यानी सिंगल अक्षर वर्ण कहलाता है। यानी कोई भी ये है तो वह वर्ण कहलाता है। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब है कि जिस काव्य की रचना में एक ही वर्ण यानी एक वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति हो, 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी जिस काव्य या पंक्ति में एक ही वर्ण की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक दोस्तों, इसको हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे तो आपको और जल्दी समझ में आएगा। ठीक दोस्तों, तो हमारा उदाहरण है, तरणी तनुज तट तमल तरुवर बहु छाए। क्या है, तरणी तनुज तट तमल तरुवट बहु छाए। तो यहाँ पास इस पंक्ति में दोस्तों ता है, यहाँ पास ता आया है, यहाँ पास भी ता आया है, यहाँ पास भी ता, यहाँ पास भी ता, यहाँ पास भी ता। यहाँ पास मतलब एक ही वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति। तो यहाँ पास ता वर्ण है, तो यहाँ पास ता 1 2 3 4 5 बार आया है। यानी 2 या 2 से अधिक बार, यानी 2 भी हो सकता है और 2 से अधिक चाहे जितने बार हो, तो वहाँ वो क्या कहलाएगा, अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। ठीक दोस्तों, इससे आपको अच्छे से, अब जैसे रा वर्ण है तो रा यहाँ पास 2 से ज़्यादा है, एक यहाँ रा है और कहाँ रा है दोस्तों, एक ये रा है और एक ये रा है। तो यानी यहाँ पास रा वर्ण 2 से अधिक बार आया है, तो यहाँ पास क्या होना चाहिए, अनुप्रास अलंकार होना चाहिए। और दूसरा उदाहरण दोस्तों ये देख लीजिए, बंदहु गुरु पदुम परागा सुरुचि सुवाद सरस अनुरागा। ठीक दोस्तों, बंदहु गुरु पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। ठीक दोस्तों, तो यह रहा बहुत ही अच्छे उदाहरण है दोस्तों, ये तो आपको पक्का याद हो जाना चाहिए, बहुत ही सरल है, तो आप इसको याद कर लीजिए। जैसे यहाँ पास पा वर्ण 1 2 3
और आया होगा दोस्तों, 3 बार आया है, यानी 2 या 2 से अधिक बार आया है, इसलिए इसमें क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक दोस्तों, तो आप इन दोनों उदाहरण को अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर हिंदी सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाले जाते हैं। ठीक दोस्तों, तो चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं व्यंजोस्ती अलंकार की। तो परिभाषा क्या है, जब कथन में देखने और सुनने पर निंदा सी जान पड़े, यानी कोई भी कथन है तो उसको देखने पर और उसको सुनने पर, उस कथन को सुनने पर निंदा सी, यानी निंदा यानी क्या होता है, बुराई, किसी चीज़ का बुराई, यानी बुराई हो रहा हो, ऐसा आभास हो, ऐसा जान पड़े, ऐसा आभास हो हमें, लेकिन वास्तविक में प्रशंसा हो, वहाँ व्यंजोस्ती अलंकार होता है। यानी किंतु वास्तविक रूप से उस कथन में वास्तविक रूप से उस चीज़ का प्रशंसा की गई हो, किसी भी चीज़, जो भी कथन है तो उसमें वास्तविक रूप से प्रशंसा की गई हो, वहाँ व्यंजोस्ती अलंकार होता है। यानी कोई भी कथन हम पढ़ रहे हैं तो उसको हमें पढ़ने पर और उसको सुनने पर हमें क्या हो कि उस कथन में किसी भी चीज़ का वर्णन किया गया है तो उस कथन में हमें निंदा सी जान पड़े, यानी बुराई जान पड़े कि इस चीज़ के बारे में बुराई हो रहा है उस कथन में। लेकिन जो वास्तविक रूप से अगर उसका अर्थ समझे, अच्छे तरीके से समझे, तो उसमें उस चीज़ का बुराई नहीं, क्या प्रशंसा की गई हो, उस चीज़ की प्रशंसा की गई हो, तो वही व्यंजोस्ती अलंकार है। तो यह सरल भाषा में था। इसका उदाहरण देखते हैं तो और अच्छा समझ में आएगा कि उदाहरण क्या है, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। तो इसको पढ़ने पर हमें दोस्तों, देखने पर और पढ़ने पर, सुनने पर, इसको हमें लग रहा है कि यहाँ पास गंगा नदी का क्या किया गया है, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। तो इस कथन को सुनने पर और देखने पर हमें समझ में आ रहा है कि गंगा नदी का क्या हो रहा है, निंदा की गई है। क्या किया गया है, निंदा की गई। लेकिन वास्तविक रूप से यहाँ क्या हुआ है दोस्तों, उल्टा हुआ है। यहाँ पास गंगा नदी की बुराई नहीं की गई है, गंगा नदी की अच्छाइयों को बताया गया है कि गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, गंगा तुम टेढ़ी क्यों चलती हो और दुष्टों को शिव कर देती हो। गंगा तुम टेढ़ी तो चलती हो लेकिन दुष्टों को भी शिव कर देती हो, यानी दुष्टों का तुम नाश कर देती हो। ठीक दोस्तों, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, गंगा तुम क्यों टेढ़ी चलती हो और दुष्टों को भी नाश कर देती हो, यानी पापियों को भी नाश कर देती हो। तो यहाँ पास गंगा नदी की बुराई नहीं की गई है दोस्तों, इसका अर्थ निकालेंगे तो यहाँ पास गंगा नदी की प्रशंसा की गई है। ठीक दोस्तों, तो इसकी परिभाषा है दोस्तों, जहाँ उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाए, जहाँ उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाए, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। यानी जो उपमान है उसको कम और उपमेय को श्रेष्ठ, यानी उपमान को उपमेय से ज़्यादा श्रेष्ठ बताया जाए, यानी उपमान को छोटा और उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए, यानी बड़ा बताया जाए, तो वहाँ क्या होगा, व्यतिरेक अलंकार होगा। क्या होगा दोस्तों, व्यतिरेक अलंकार होगा। ठीक दोस्तों, इसकी उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण है क्या। अब उदाहरण देखते हैं कि उदाहरण है क्या इसका। तो इसका उदाहरण है, सत हृदय नवनीत समाना, सत हृदय नवनीत समाना, कहो कवनी पर कहे न जाना। सत हृदय नवनीत समाना, कहो कवनी पर कहे न जाना। निज परिताप द्रवय नवनीता, निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय सुसंत पुनीता, पर दुख द्रवय सुसंत पुनीता। यानी
सत हृदय नवनीत समाना, कह कवनी पर कहे न जाना। निज परिताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय सुसंत पुनीता। तो ये बहुत ही सरल उदाहरण है दोस्तों। क्या है? बहुत ही सरल उदाहरण और प्यारा सा उदाहरण है दोस्तों। आपको तो एक बार पढ़ने में याद हो जाना चाहिए। मुझे तो याद हो गया दोस्तों कि सत हृदय नवनीत समाना, कह कवनी पर कहे न जाना। निज परिताप द्रवय नवनीत, पर दुख द्रवय सुसंत पुनीता। ठीक दोस्तों, तो यह रहा उदाहरण बहुत ही अच्छा। दोस्तों एक बात और बता दें कि हिंदी के मोस्ट क्वेश्चन डल रहे हैं दोस्तों। ठीक दोस्तों, तो यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों एक बात और कि व्यतिरेक अलंकार 9वीं से लेके 12वीं तक के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह 2 या 3 नंबर का पूछा जाता है दोस्तों। आप नोट कर लीजिए कि 2 या 3 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए मोस्ट क्वेश्चन है, तो आप इसको याद ही कर लीजिएगा। और एक बात और कि हमारा एक सेकंड चैनल है JCD एजुकेशन। किस नाम से दोस्तों? JCD एजुकेशन। ठीक दोस्तों, तो एजुकेशन के नाम से है, तो आप इसको जाके सब्सक्राइब करिए। ठीक दोस्तों, और उसमें भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन डाले जाते हैं हिंदी सब्जेक्ट के लिए, तो आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हिंदी की मोस्ट क्वेश्चन व्यंज निंदा के अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे। व्यंज निंदा के अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे। यह क्वेश्चन कक्षा 9 से लेके 12 तक के पेपर में आ सकता है। हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको याद कर लीजिए। व्यंज निंदा अलंकार ये है। इसकी परिभाषा और उदाहरण को अच्छी तरीके से समझेंगे, पूरा विधिवत समझेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ठीक दोस्तों, और क्या है दोस्तों कि यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनको भी याद हो सके, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उनको भी मिल सके जो है, और सरल भाषा में। तो दोस्तों क्या है कि आप एक दोस्तों और चीज़ है कि हमारा एक सेकंड चैनल है JCD एजुकेशन। क्या नाम से दोस्तों? JCD एजुकेशन के नाम से दोस्तों, तो इसको आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों व्यंज निंदा अलंकार की परिभाषा है कि जहाँ कथन में स्तुति का आभास हो किंतु वास्तव में निंदा हो, वहाँ व्यंज निंदा अलंकार होता है। यानी जहाँ कथन में स्तुति का आभास हो, स्तुति यानी प्रशंसा, तारीफ, गुणगान, यानी किसी चीज़ का गुणगान या प्रशंसा की का आभास हो, यानी संकेत हो। यानी जिस कथन में, जहाँ कथन में स्तुति का आभास हो, यानी प्रशंसा का संकेत हो, प्रशंसा का गुणगान हो, है ना, यानी गुणगान हो, गुणगान का संकेत हो, किंतु वास्तव में वहाँ निंदा हो। क्या हो? वास्तव में वहाँ निंदा हो, यानी उसकी बुराई हो रही हो, तो वहाँ व्यंज निंदा अलंकार होता है। व्यंज निंदा अलंकार होता है वहाँ। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हम उदाहरण देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना। इस कथन को देखकर हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ प्रशंसा की जा रही है राम की और उनकी माता की और उनके पिता की, इस कथन के द्वारा, लेकिन वास्तव रूप से यहाँ उनकी प्रशंसा नहीं की गई है। ठीक दोस्तों, यहाँ वास्तव रूप से इसकी अर्थ देखेंगे तो यहाँ उनकी प्रशंसा नहीं की गई है। ये कथन कहाँ पास का है दोस्तों? जब कैकेयी अपने बेटे भरत के लिए, राज्य के लिए जब अड़ जाती हैं, तो वहाँ जब शोक सभा में जब जाते हैं, मतलब उनके राम जी के पिता राजा दशरथ जी, तब कैकेयी कहती है कि राम साधु, यानी राम तो साधु हैं और तुम साधु सुजाना, तुम तो बहुत ही सज्जन हो, तुम तो बहुत ही सज्जन हो। राम मातु, और उनकी राम भी, उनकी माता भी, और जो राम की माता हैं वो भी बहुत सज्जन हैं।
भली मैं पहचाना, भली मैं कैसे नहीं पहचानती, मैं कैसे नहीं जानती। तो यहाँ पास कथन को देखने से तो लग रहा है कि प्रशंसा हो रही है, लेकिन अंदर यहाँ उनकी बुराई हो रही है, ठीक ना। जब अर्थ को देखेंगे तो यहाँ पास बुराई हो रही है। इसीलिए यहाँ पास क्या कहा गया है, जहाँ कथन में स्तुति का आभास हो, यानी गुणगान का संकेत हो, यानी प्रशंसा का संकेत हो, किंतु वास्तव में निंदा हो, वहाँ ब्याज निंदा अलंकार होता है, यानी वहाँ ब्याज निंदा अलंकार होगा उस कथन में। ठीक दोस्तों, तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। मानवीकरण अलंकार कौन सा दोस्तों, मानवीकरण अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे, इसकी परिभाषा देखेंगे और इसके कुछ उदाहरण देखेंगे दोस्तों। तो बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं, तो आप लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। और ये वीडियो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है मानवीकरण अलंकार है दोस्तों, तो ये अवश्य आता है दोस्तों आपके पेपर में कक्षा 9वीं से लेके कक्षा 12वीं तक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नोट करके रख लीजिए कि मानवीकरण अलंकार आना ही आना है। ठीक दोस्तों, तो आप इसको अच्छे से देखिए, तभी आपको पूरा समझ में आ पाएगा। तो दोस्तों, अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको समय समय पर हिंदी के वीडियो आपको प्राप्त हो जाएं। और हमारे चैनल पर कई मतलब कक्षा 12वीं के बायो का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और कक्षा 12वीं के केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो आपके भाई बहन पढ़ते हो तो उनको भी बताइए, ठीक। और अपने भाइयों और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक दोस्तों। तो चलते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए परिभाषा। तो परिभाषा है क्या दोस्तों, जहाँ अचेतन प्राकृतिक में मानवीय चेतना का क्या है दोस्तों, जहाँ अचेतन प्राकृतिक में मानवीय चेतना का आरोप किया जाए, यानी अचेतन प्राकृतिक में, यानी प्राकृतिक जो है, प्राकृतिक में मानवीय चेतना का, मानवीय यानी प्राकृतिक में मानव भावनाओं का भी वहाँ मिला के बोला जाए, यानी प्राकृतिक की रूप जो है उसमें मानव का लेकर के बनाया जाए, आरोप किया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक दोस्तों, तो इसको आप उदाहरण देखेंगे तो और आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। जैसे उदाहरण है पहला, अंबर पनघट में डुबो रही तारा उषा नगरी, यानी अंबर रूपी पनघट में क्या है दोस्तों, अंबर रूपी पनघट में, यानी यहाँ प्राकृतिक में मानवीय चेतना का आरोप किया जाता है। प्राकृतिक क्या है, अंबर है। अब अंबर यानी आकाश रूपी, अंबर रूपी पनघट में, यानी आकाश रूपी पनघट यानी क्या होता है, जहाँ पानी भरने जाते हैं, ठीक दोस्तों, तो वह पनघट है। यानी अंबर को ही, जो आकाश है उसको एक पनघट यानी एक नदी, एक तालाब का रूप बताया जा रहा है इसमें। तो यानी अंबर एक प्राकृतिक है, तो प्राकृतिक में मानवीय चेतना का आरोप किया जाए, यानी मानव का उससे रिलेटिव बताया जाए, प्राकृतिक को लेकर की ही मानव का वो बताया जाए, विषय हो, कभी एक कथन हो, तो उसमें क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक दोस्तों, तो अंबर पनघट में डुबो रही तारा उषा नगरी, यानी डुबो रही ताराखंड उषा नगरी, ताराखंड यानी तारा रूपी घड़े को, कहाँ, अंबर पनघट में डुबो रही ताराखंड उषा नगरी, यानी अंबर रूपी पनघट में क्या है, तारा रूपी घड़ा को, क्या है, तारा रूपी घड़ा को उषा रूपी नारी वहाँ डुबो रही है, यानी पानी भर रही है। ठीक दोस्तों, तो इसका ये उदाहरण रहा। ताराखंड एक प्राकृतिक हुआ है ना दोस्तों, ताराखंड यानी तारा होता है। तो तारा की तुलना किससे की गई है, घड़े से की गई है यहाँ पास। इसीलिए यहाँ पास क्या है कि मानवीय चेतना का आरोप किसी प्राकृतिक में मानवीय चेतना का आरोप किया जाता है। ठीक दोस्तों, आप समझ गए होंगे। अब जैसे दूसरा है उदाहरण, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो मेघ यानी क्या हुआ दोस्तों, बादल हुआ, लेकिन यहाँ पास बनना ठनना मानव का क्रियाकलाप है, यानी बनना, सजना, संवरना, ये मानव की क्रियाकलापें हैं दोस्तों, ठीक ना।
तो बनना ठंडना यानी मेघ आए बड़े बन ठन सवर की, यानी बादल आए बड़े सजावट के साथ। तो यानी यहाँ पास मेघ क्या हुआ, प्राकृतिक हुआ, लेकिन प्राकृतिक में ही अपने को मानवीय चेतना का आरोप किया जा रहा है। यहाँ पास मानवीकरण यानी मानव के जो क्रियाकलाप हैं उनकी वर्णना की जा रही है कथन में, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार होगा दोस्तों। अब जैसे तीसरा पॉइंट है, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। फूल हंसे, फूल फूल तो अब पुष्प हो गए दोस्तों, आप जानते होंगे फूल, लेकिन हंसना किसका क्रियाकलाप है दोस्तों, मनुष्यों का क्रियाकलाप है, मानव का क्रियाकलाप है। और कलियां, कलियां भी फूल का अंग होता है, ठीक। और मुस्कुराई, मुस्कुराई तो मुस्कुराना, हंसना, ये मानव की क्रियाकलाप पे हैं। यहाँ इस कविता में मानव मतलब प्राकृतिक में मानव का आरोप किया जाता है, मानव के क्रियाकलापों का आरोप किया जा रहा है, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होगा दोस्तों। तो इस तीनों उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा कि मानवीकरण अलंकार की परिभाषा क्या है। अब तो अच्छे से लिख सकते हैं, जहाँ अचेतन प्राकृतिक में मानवीय चेतना का आरोप किया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होगा, ठीक दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे अन्योक्ति अलंकार। दोस्तों यह कक्षा 10वीं के लिए इस वर्ष दोस्तों 2021 जो पेपर होगा 10वीं का, उसमें आप इसको 100% मान के चलिए कि आने वाला है आपके में। 100% दोस्तों आप मान के चलिए कि यह क्वेश्चन आपको आने वाला है व्याकरण में। तीन नंबर का नहीं, 4 नंबर, 3 या 4 नंबर का जरूर आएगा कि अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा और एक उदाहरण दीजिए। तो हमने 2 उदाहरण बताए हैं, आपको जो याद होता है वो याद कर लीजिए। आप श्योर रहिए, 100% रहिए, ठीक दोस्तों। तो इस प्रश्न को आप तैयार कर ही लीजिए, ठीक दोस्तों। 100% रहिए। 10वीं वाले बच्चे अच्छे से ध्यान दें कि 2021 के लिए अन्योक्ति अलंकार 100% मान के चलिए, इसकी परिभाषा और उदाहरण 3 या 4 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक। तो आप इसको श्योर रखिए कि आने वाला है, याद कर लीजिए, बहुत ही सरल है, ठीक। तो परिभाषा क्या है कि जहां आप प्रस्तुत कथन के द्वारा, जहां अप्रस्तुत का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जिसकी उपस्थित ना हो यानी अनुपस्थित हो। क्या है दोस्तों, अप्रस्तुत का अर्थ यानी जो उपस्थित ना हो यानी अनुपस्थित। तो क्या है, जहां अप्रस्तुत कथन के द्वारा, यानी जहां अप्रस्तुत कथन के द्वारा यानी कथन में जिस चीज का वर्णन किया जा रहा है उसका अप्रस्तुत यानी उसकी अनुपस्थिति के द्वारा, यानी कोई भी है तो उसके अनुपस्थिति के द्वारा कथन में, तो प्रस्तुत का अर्थ का बोध कराया जाए। प्रस्तुत यानी जो उपस्थित हो, तो प्रस्तुत के अर्थ का बोध कराया जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। यानी अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुति का अर्थ का बोध कराया जाए, यानी जो उपस्थित नहीं है लेकिन उसको कथन के द्वारा ऐसा वर्णन किया जाता है कि वो वास्तव में उपस्थित है, ठीक। क्या समझे, यानी कथन में ऐसा है कि जो व्यक्ति है ही नहीं, मतलब जो चीज वस्तु है ही नहीं, जो हो ही नहीं सकता है, लेकिन कथन में ऐसा फील कराया जाता है, कविता में ऐसा फील कराया जाता है कि वो है, यानी वो प्रस्तुत है, तो इस चीज का बोध कराया जाता है, तो वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। तो इस प्रकार की कविताओं में क्या होता है, इस प्रकार की कथन में अन्योक्ति अलंकार होता है, ठीक दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया होगा तो बताइएगा, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए और समझाऊंगा। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, यदि परिभाषा समझ में नहीं आया होगा तो मैं फिर से पढ़ाऊंगा। लेकिन जो 10वीं पढ़ रहे हैं इस वर्ष 2021 में 20-21 में, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, उनको आना ही चाहिए, समझना ही चाहिए उनको, 10वीं वालों के लिए मेन, और 9वीं से 11वीं वाले तो याद ही कर लीजिए। और इसका उदाहरण क्या है कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन कर लिए काली हमारी बार। यानी माली को आते देख कर जो कलियां हैं, जो फूल हैं, वो पुकार करने लगी। क्या करने लगी, पुकार करने लगी। यानी माली
आवत देख कर कलियन करी पुकार। क्या है? माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, यानी माली को आते देख कर कलियन यानी कलियां यानी फूल उसको पुकारने लगी। ठीक दोस्तों, पुकारना यानी फूल क्या पुकार सकता है? पुष्प जो कलियां हैं वो पुकार सकती हैं क्या? नहीं। यानी यहाँ पास क्या है, अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुति के अर्थ का बोध कराया जाए। यानी जो कलियां हैं, जो फूल हैं, वो पुकार नहीं सकती है, लेकिन कविता में ऐसा फील कराया जा रहा है कि माली को आते देखकर कलियन करी पुकार, यानी फूल पुकार करने लगे। वहाँ के जो फूल हैं, पुष्प हैं, वो पुकारने लगी माली को। ठीक, तो जो फूल है तो पुकार नहीं सकती, लेकिन अप्रस्तुत, यहाँ पास समझ में आया होगा कि अप्रस्तुत यानी जिसकी उपस्थिति ना हो, जो हो नहीं सकता है, लेकिन उसको कविताओं के माध्यम से बताया जा रहा है कि वो हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पास अन्योक्ति अलंकार होगा। और नीचे क्या है, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बार, यानी एक एक फूल को चुन लिए काली हमारी बार। ठीक, तो इसका अर्थ ये रहा। और दूसरा उदाहरण है, ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी। पहले परिभाषा को और ये दूसरे उदाहरण, पहले उदाहरण को भी। तो दूसरा क्या है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, ना ही विकास इति काल, अली कली ही सौ विंधों, आगे कौन हवाल। ठीक दोस्तों, तो क्या है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सौ विंधौ, आगे कौन हवाल। ठीक, ये बहुत ही मस्त उदाहरण है दोस्तों दोनों। आपको तो ऊपर वाला ही याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सरल है। क्या है, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बात। तो बहुत ही प्यारा उदाहरण ऊपर वाला। जिसको ऊपर वाला नहीं हो रहा है वो नीचे वाला याद कर ले, ये सेकंड नंबर का। और ये आप 10वीं वाले बच्चे ध्यान दें कि इसको आप याद ही कर लीजिए, 3 या 4 नंबर का आएगा। और यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते वीडियो की ओर। तो इसकी परिभाषा क्या है कि जब कारण ना होने पर भी कार्य का होना बताया जाता है, यानी जब कारण का ना होने पर भी कार्य का होना बताया जाता है, वहाँ विभावना अलंकार होता है। यानी जब कारण ना होने पर भी, जैसे आप किसी दोस्त को पीट देते हैं, लेकिन कारण कुछ नहीं है, कारण कुछ नहीं है, लेकिन आप उसको धुनाई कर देते हैं, कुटाई कर देते हैं उसकी। कारण कुछ नहीं है तो भी आप कुटाई कर देते हैं। यानी कारण, जब कारण ना होने पर भी, कुछ कारण ना होने पर भी कार्य का होना बताया जाए, तो वहाँ क्या होगा, विभावना अलंकार है। जो कार्य हो रहा है बिना कारण, मतलब कुछ भी कारण नहीं है, कुछ भी वजह नहीं है, कारण यानी वजह, यानी समझ रहे होंगे। तो ऐसे कथन में, ऐसे कविता में, ऐसे काव्य में क्या होता है, विभावना अलंकार होता है। यानी जब कारण ना होने पर भी कार्य का होना बताया जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। ठीक, अब इसका उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण क्या है, बिनु घन श्याम धमु धामु ब्रजमंडल की, उधोनित बसित बहार वर्षा की। क्या है, बिनु घन श्याम धामु धामु ब्रजमंडल के, उधोनित बसती बहार वर्षा की। ठीक, तो यह पहला उदाहरण रहा। अगर ये आपको याद नहीं होता है, दूसरा उदाहरण बहुत ही सरल है, इसको आप देख लीजिए कि दूसरा उदाहरण क्या है कि बिनु पद चले सुने बिनु काना। क्या है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, अनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। ये तो बहुत ही सरल है दोस्तों कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, अनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। तो बहुत ही सरल उदाहरण है, तो आपको याद हो जाना चाहिए एक बार में, है ना। तो आप इसको याद कर लीजिए। ऊपर वाला तो थोड़ा सा
पढ़ने में है लेकिन छोटा सा है, लेकिन सेकंड वाला थोड़ा सा बड़ा सा दिख रहा होगा, लेकिन आपको बहुत सरल तरीके से याद हो जाएगा। क्या है दोस्तों, दूसरे उदाहरण को और एक बार मैं बता देता हूँ कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर्म बिनु कर्म करे विधि नाना, अनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तो दोस्तों ये रहा विभावना अलंकार की परिभाषा देख लिए और इसकी उदाहरण देख लिए। और दोस्तों इसकी परिभाषा क्या है, जब कारण के होते हुए भी, जब कारण क्या आवश्यक कार्य है ना, जब कारण यानी अजय के होते हुए भी कार्य का नहीं हो वहाँ विशेष युक्ति अलंकार होता है। यानी जब कारण के होते हुए भी कार्य का नहीं हो वहाँ विशेष युक्ति अलंकार, यानी कारण है, काम करना है, कारण है ना, कि हमें ये करना है। जैसे टीचर ने क्या दिया, कॉपी लिखने के लिए दिए, बहुत सारे लिखना है, कारण है, लिखने का कारण है कि हम लिखेंगे, नहीं पिटाई होगा ना। तो जब कारण है पर लेकिन उसका कार्य नहीं हो रहा है, वो नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ विशेष युक्ति अलंकार होगा। ठीक दोस्तों, ये नॉर्मल सी है, तो सही लगता है कि ये नहीं जमा उदाहरण, तो आप इसकी उदाहरण देख लीजिए। क्या है कि मूरख हृदय ना चेत, जो गुरु मिलहि बिरंची सम, मूरख हृदय ना चेत, जो गुरु मिलहि बिरंचित सम। ठीक, तो यह इसका उदाहरण रहा दोस्तों। इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, और हिंदी के हमारे कई वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो जाइए, हमारे प्लेलिस्ट में सभी वीडियो उपलब्ध हैं। वैसे तो आप सभी पढ़ने वाले हैं, है ना, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हिंदी सब्जेक्ट के सभी वीडियो जो ग्रामर के हैं वो सभी वीडियो जहाँ तक है तो अपलोड हो चुके हैं। जो वीडियो अपलोड नहीं हुए हैं तो हम अभी डालने की कोशिश कर रहे हैं। जो वीडियो आपको प्राप्त नहीं हो रही है तो हमारे नीचे जो वीडियो है तो उसमें कमेंट कीजिए। ठीक, और इसमें अगर नहीं देख पा रहे हैं, नहीं आ रहा है, तो नीचे डिस्कशन पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। किसी में नहीं दिया गया होगा, बोलेंगे सर नहीं दिया है, आप बोल रहे हैं, लेकिन अभी सब में डल गया है। तो आप देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ हमें पर्सनल भेज सकते हैं, मैसेज नंबर होगा तो वहाँ भेज सकते हैं, हम पूरा सहयोग करेंगे आपका। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों और जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो पर, बने रहिए हमारे JCD क्लासेस के साथ।